और आपकी जो वाइब है ना वही मतलब बहुत एनर्जेटिक वाइब है। ओके मैम, सो ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? एंकरिंग की जो आपकी जर्नी रही उसमें आपका जो सबसे मेमोरेबल जो इवेंट रहा हो, जो सबसे आपका जो फेवरेट रहा हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ भोपाल में। आज हमारे साथ है मेघा ठाकुर जी, जो कि एक फेमस एंकर और इन्फ्लुएंसर है। हेलो मैम। Hello, Prachi. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। I am so glad that you are here, first of all. ओके, सो मैम अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए और अपनी जर्नी के बारे में स्टार्टिंग से बताइए। अ, वैसे ये पकड़ लूँ वरना आपका हाथ दुखने लगेगा। सो प्राची, दो मैंने कई बारी इंटरव्यूज़ में अपनी जर्नी के बारे में बताया है और हर किसी की एक जर्नी होती है। देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड और सबका एक अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपनी अपनी कहानी है, तो मेरी भी ऐसे ही है। हाँ, बिकॉज़ मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जो लोगों को दिखता है तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आई विल डेफिनेटली टेल यू। मेरा नाम मेघा ठाकुर है। आई एम एन एमसी, आई एम एन एंकर एंड एन इवेंट्स प्रोफेशनल। मेरी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है। और कह सकते हो आप एंकरिंग एक तरीके से मेरा शौक था बचपन से। अगर आप मेरे नर्सरी के भी सारे सर्टिफिकेट्स उठा के देखोगे तो आधे से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स जो होते थे वो एज अ गुड ओरेटर या गुड डिक्टेशन और इस तरह से लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे मार्क्स मुझे मिलते थे। तो शायद ये बचपन से था, इसके लिए मैंने कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं किया है। सो आई वाज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, लेकिन किस्मत में शायद एंकर बनना था, तो समहाउ थिंग्स टुक टर्न एंड आई बिकेम एन एंकर। सो मतलब आपने जो अपनी जर्नी की जैसे बताया कि आपका सडनली एक यू टर्न आया आपकी लाइफ में, बट वो मोमेंट कैसा था कि जब आपको एक एंकरिंग के लिए ऑफर मिला, या कहाँ से आपने शुरुआत करी? सो बेसिकली मैंने जैसे बताया ना, शौक तो पहले से था, तो आपको शायद वो होता है ना कि प्रतिभा को एक मंच की ज़रूरत होती है। मतलब इफ़ यू आर गुड एट समथिंग यू ओनली नीड अ स्टेज टू परफॉर्म। तो आई वाज जस्ट, मेरा ड्रॉप ईयर था। मैं एक बड़े मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही थी और उस टाइम मैं एक इवेंट कोऑर्डिनेट कर रही थी विद द रेफरेंस ऑफ वन ऑफ माय टीचर्स। तो वहाँ पे हमारी जो एंकर थी, जो ओरिजिनल पेड होस्ट थी, वो लेट हो गई और हमारा इवेंट स्टार्ट हो चुका था एंड इट somebody had to take over, and because I was coordinating it very closely, so I was the one who was, you know, the one जो शायद सब कुछ बता सकता था। So yeah, I just took that opportunity and grabbed the stage और बस होस्ट किया। ओके, सो मतलब स्टार्टिंग से ही सब कुछ एकदम परफेक्ट रहा या आपने कुछ चैलेंजेस फेस करे? मैं सच बताऊं तो चैलेंजेस तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। आप दुनिया में आए हो तो चैलेंजेस तो आपको मिलने ही हैं। मतलब ये लिखवा के आप अपने साथ लेके आए होते हो, बीट एनीबडी। आप अभी अंबानी इतने सारे चर्चा में, दे आर आल्सो अंबानीज बिकॉज दे हैव फेस द चैलेंजेस, नो। वो एक बहुत अच्छी कहानी है ना कि कुकून जो होता है उसमें से बटरफ्लाई जो है ना वो ऐसे ही नहीं निकलती। अगर आप उसको काट दोगे कुकून को तो शी वोंट बी डेवलप्ड। उसको फाइट करते रहना पड़ता है और फिर एक दिन वो बटरफ्लाई एक्चुअली बन जाती है। सो दिस इज हाउ एवरीबडीज लाइफ इज। हमने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। कह सकते हैं इनिशियली बिगिनिंग, चैरिटी बिगिंस एट होम एंड स्ट्रगल्स ऑल्सो बिगिंस फ्रॉम होम। आई फील। तो पहले तो एक फैमिली से आना, एक राजपूत फैमिली से आना, वहाँ से हमने सबको है ना एक घूंघट में देखा ऐसे, बहुओं को या बेटियां भी। दे वर ऑल वेरी स्मार्ट, वेल एजुकेटेड, लेकिन एक दायरा था हमेशा से। तो घर से निकल के काम करना, कोई स्टेज पे जाना, बोलना जहाँ सब आपको देख रहे हैं, आपको अपना डेकोरम मेंटेन करके रखना है, क्योंकि सी आई एम आई मेजरली होस्ट फॉर कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट इवेंट्स। तो मेरा मेन फोटे जो होता है वो कंटेंट होता है। तो बहुत चैलेंजिंग ये भी होता है कि आप जो ऑडियंस सामने है उसको हैंडल कैसे करें। तरह तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। अब सोशल मीडिया में तो कोई भी कुछ भी कमेंट अगर कर दे तो आप उसको वहीं जवाब दे सकते हो और वर्चुअली सब खत्म हो जाता है, यू कैन डिलीट इट। बट लाइव अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए सडनली शो में, तो फिर आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, आप उसको टैकल ही करोगे। आपको कैसे ना कैसे उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हाँ, बहुत चैलेंजेस आते हैं। घर से निकलना, फिर लोगों को फेस करना, फिर लोगों की साइकोलॉजी समझना, फिर उसको मास्टर करना, बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ सेरेमनीज एट द एंड ऑफ द डे। तो हाँ, ये चैलेंजेस फेस करते करते यू बिकम अ प्रोफेशनल। सो आई बिकेम अ प्रोफेशनल दैट वे।
ओके, सो यू आर ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर। तो आप अपना कंटेंट जो स्ट्रैटेजी रहती है उसको और जो एंकरिंग की जो एक अलग लाइफ है उसको कैसे मैनेज करते हैं? तो प्राची, तो पहले तो मैं बताऊं कि आई नेवर टुक माई सेल्फ एज एन इन्फ्लुएंसर। फॉर सम रीज़न शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी रही है कि आप स्टेज पे खड़े होते हो तो आपको 100 लोग सुन रहे हैं, और कोई एक अच्छी बात आपने कर दी तो 100 लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो गए। तो दिस इज़ हाउ दे, now people assume that I am an influencer, because influencers generally promote businesses. So with me, I have hardly promoted many businesses. I just share my life, and I think this is my life. I mean, अगर मेरे friends हैं या कोई बहुत अच्छे brands हैं, so definitely I help them out, जो मुझे लगता है जो मैं खुद use कर सकती हूँ। तो I, yes I market it through my page also. I have a foundation also, तो आप मुझे सोशल वर्क के लिए एक इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, बिकॉज आई आई लव इन्फ्लुएंसिंग पीपल और टेलिंग पीपल और रिमाइंडिंग पीपल अबाउट द गुड वर्क दैट दे हैव टू डू, अ बिट दे हैव टू डू फॉर आवर अर्थ, फॉर द पीपल अराउंड देम। तो हाँ, दिस इज हाउ यू कैन से कि शायद मेरा काम ही ऐसा था जिसने मुझे एक इन्फ्लुएंसर का एक नाम दिया, एक टैग दिया है। ओके, सो आपका फाउंडेशन भी है, तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपने फाउंडेशन के बारे में बताइए कि कब आपने स्टार्ट किया और कैसी आपकी जर्नी रही? राइट प्राची, तो दिस इज कॉल्ड दाना फाउंडेशन, ये इसका नाम है। दाना फाउंडेशन में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। हम ढेर सारे पेड़ भी लगाते हैं, और छोटे छोटे प्लांट्स, वी एक्चुअली सो प्लांट्स। और हम प्लांटेशन के साथ में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी हम प्लांट्स ही बोलते हैं। उनको भी नर्चर करने के लिए बहुत कुछ करना होता है, न्यूट्रिशन देना होता है, एजुकेशन देना होता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट देना होता है, और सबसे बड़ी बात होती है कि अच्छे मॉरल्स देना होता है। हम कभी कभी बहुत महंगे स्कूल में बच्चों को डाल देते हैं, और उसके बाद में हम मॉरल्स देना भूल जाते हैं, या हम उन्हें एक अच्छा बैकग्राउंड देना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, अच्छे स्कूल में ढेर सारा पैसा दे रहे हैं तो अच्छा पढ़ा ही रहे होंगे, अच्छा सिखा रहे होंगे, हमारा जो फर्ज है वो लोग भी वो ही अदा कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो दाना फाउंडेशन एब्सोल्युटली वर्क्स ऑन दैट। हम हमारा जो मोटो है, कह सकते हैं आप, हमारा दाना फाउंडेशन का जो एक टैगलाइन है वो है वन चाइल्ड फ्रॉम वन फैमिली। क्योंकि हमारी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, हम सारी दुनिया तो कवर नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करते हैं एक ऐसी फैमिली जिसमें कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ब्राइट है, पढ़ने की इच्छा रखता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। तो अगर वो पढ़ने की इच्छा रखता है तो यस, दाना फाउंडेशन एक्चुअली हेल्प्स दोज किड्स, और हम उन्हें उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करते हैं। और हमारा ये थॉट है कि अगर हम एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं तो वो अपनी पूरी जनरेशन को साथ लेके चलता है। अगर आप देखोगे किसी परिवार में एक बच्चा अगर सही निकल जाए तो फिर सारे जो पीछे होते हैं वो धीरे धीरे अपनी लाइन को पकड़ लेते हैं। तो दिस इज आवर मोटो, नाना फाउंडेशन वर्क्स ऑन द एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन स्पेसिफिकली। बट ओकेजनली हम सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं, जैसे कि जब विंटर्स आते हैं तो हम we do the clothes donation drives around the city, and we also provide medical help to people sometimes who those are in needs, exclusively and specially mostly for children. ओके, सो आपने अपनी पूरी जर्नी के दौरान मतलब एंकरिंग, इन्फ्लुएंसर और जो आपका जो फाउंडेशन है, आपने कौन-कौन सी वो जो मेन स्किल्स थी उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया? आई थिंक बिकॉज हम यहाँ इस इंटरव्यू में ना प्रोफेशन की बात करें, मेरे हम एंकरिंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा काम, अगर आपको इफ़ यू वांट टू बिकम एन एंकर, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना होता है आपके कंटेंट पे। सी, गॉन आर द टाइम्स जब आप वॉइस मॉड्यूलेशन करके एक अच्छी आवाज़ में लोगों का स्वागत करके उनका मन बहला सकते हो। अब वो समय नहीं है। थिंग्स आर चेंजिंग, सोशल मीडिया इज़ एवरीवेयर। और मैं मानती हूँ कि शायद दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं ना, जितनी भी सिखाने वाली, सीखने वाली, ज्ञान की बातें, अच्छी बातें, सब कही जा चुकी हैं। उन पे सिर्फ अमल करना बाकी रह गया है। तो वही इंसान नहीं करता है। तो एज एन एंकर यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जो कंटेंट है वो जो ऑडियंस है उससे कनेक्ट होना चाहिए। वी कैन ओनली बिकम यू नो a connector, as a connector to them, or we can just act as a catalyst to them, कि हम जो पुरानी बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, या जब हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, जिस कंपनी के लिए हम बात कर रहे हैं, उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको कितने इन्फ्लुएंशियल तरीके से उन तक पहुंचा सकते हैं, ये हमारा काम होता है। तो हर एंकर को अपने कंटेंट पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए कि वो क्या बोलने वाला है। आपको नहीं समझ में आता, आप कंपनी के बारे में पढ़ो, आप 4 बार पढ़ो, उसके बाद
थोड़ा सा ह्यूमर बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस। और जब आप व्हेन यू आर वेल रेड, जब आप करंट अफेयर से अच्छे अपडेटेड रहते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है आपके अंदर स्पॉन्टेनियसनेस। इट इज़ नॉट समथिंग विच यू आर बॉर्न विथ, इट दिस इज समथिंग विच यू डेवलप। तो अगर आप अच्छा पढ़ते हो ना, मतलब न्यूज़पेपर में छान देती हूँ पूरा, मैं रोज एक बार टॉप 100 न्यूज़ जो है ना किसी भी न्यूज़ चैनल की उठा के सुनती जरूर हूँ पूरी, चाहे वो मेरे मतलब की हो या ना हो, सो दैट व्हेन समबडी इज टॉकिंग टू यू, या आप किसी मंच पे खड़े हो तो वहाँ क्या चल रहा है उसका थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होना चाहिए। और अगर इतना ज़्यादा आपका जैसे बिज़ी शेड्यूल रहता है और उसमें अगर हम नहीं टाइम निकाल पाते, जैसे कभी-कभी बहुत सारे एंकर्स होते हैं जो नहीं टाइम निकाल पा रहे हैं, तो उस टाइम कैसे मैनेज करना पड़ता है फिर? आई मीन सी, अगर आप एंकरिंग को एज अ प्रोफेशन ले रहे हो तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। सी शोज कितनी देर के लिए होते हैं, 3 घंटे, 4 घंटे, या कभी कभी 6 घंटे का भी शो होता है, तो कोई आपको 6 घंटे स्टेज पे खड़े होकर बोलने के लिए नहीं बोलता है। देर आर ऑलवेज ब्रेक्स इन बिटवीन। और शो में जाने के पहले भी आपके पास बहुत समय होता है। और अगर आपके पास इतना समय ही नहीं है कि आप उस कंपनी के बारे में ठीक से पढ़ पाओ और इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले पाओ कि आप स्टेज पे जाके उनको रिप्रेजेंट करने वाले हो, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, देन डोंट होस्ट दैट शो। क्योंकि आपके लिए वो एक जनरल इवेंट है, लेकिन सामने वालों के लिए हो सकता है उनकी कितने सालों की सेविंग्स का वो नतीजा है, वो डे डे है। या फिर आप कह सकते हो शायद किसी कंपनी का फाउंडेशन डे है, 25th फाउंडेशन डे, और आप जाके वहाँ पे कुछ और गलत बोल आओ, तो वो कितनी बड़ी बात होगी। मतलब आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी विल be regretting forever, and the person will be regretting forever. So if you have time and if you can do it, then take this responsibility, it's a big responsibility. ओके, सो आप जब कोई क्रिटिक्स होते हैं या नेगेटिव फीडबैक्स रहते हैं, आप उसे कैसे हैंडल करती हैं? आई थिंक नेगेटिव फीडबैक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और नेगेटिव फीडबैक्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उस पर काम करना है। मतलब ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आपको कोई आके सामने से बता दे कि यार ये गलत हुआ, तो आप कम से कम अगली बार उसे ठीक कर सकते हो। अगर आपको कोई बता ही नहीं रहा है कि आपने गलत क्या किया है, तो यू आर इन अ वेरी डेंजरस पोजिशन। सो हैंडल करना नहीं, आई थिंक वी आई एक्सेप्ट इट। अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, अगर कोई आके बाई चांस बता दे, टचवुड सो फार we have not made such kind of mistakes, but हाँ छोटी मोटी गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे भी हुई हैं। तो जब होती हैं और कोई बताता है, देन वी वर्क ऑन इट एंड वी मेक श्योर कि अगली बार ये सेम गलती तो कभी ना हो एटलीस्ट। ओके मैम, जब आप एंकरिंग की जो आपकी जर्नी रही, उसमें आपका जो सबसे मेमोरेबल जो इवेंट रहा हो, जो सबसे आपका जो फेवरेट रहा हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए? मेरा फेवरेट, सबसे फेवरेट तो अच्छा सोचने वाली बात है, क्योंकि आई थिंक मैं बताती हूँ, मतलब मैंने बहुत ग्रैंड इवेंट्स किए हैं कुछ, या मैंने कुछ कंट्री के बाहर भी बहुत सारे किए हैं। फिर भी मेरा जो सबसे फेवरेट मैं बोलूँगी ना, जो मैंने होस्ट किया हो ऐसा कोई शो है, तो व्हेन आई वाज इन दूरदर्शन में, मैं दूरदर्शन में थी फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। मेरा एक शो आता था व्यंजन। तो जब मुझे उन्होंने अप्रोच किया था दैट वी आर वी हैव दिस शो एंड वी नीड अ एंकर फॉर दिस शो, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम एंड गिव अ स्क्रीन टेस्ट। मैंने बोला ठीक है, टेस्ट है, स्क्रीन टेस्ट है, एक बार दे के आते हैं, मज़ा आएगा। तो मैं ऐसे ही घर पे बोल के गई थी, हाँ मज़ा आएगा, स्क्रीन टेस्ट है। और मैंने अपने फादर को भी बताया था कि ऐसा ऐसा स्क्रीन टेस्ट है। उन्होंने बोला हाँ हाँ जाओ, जाके देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जब व्हेन यू हैव अ सपोर्टिव फादर और अ सपोर्टिव मेल फिगर इन द फैमिली, तो थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है ना आपका, एक बूस्टअप हो ही जाता है विदाउट अ डाउट। सो आई थिंक व्हेन ही सेड कि हाँ हाँ जाओ, तो आई वेंट टू होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है भोपाल में, वहाँ मेरा फर्स्ट शूट था। मतलब वो एक स्क्रीन टेस्ट भी था। उन्होंने कहा अगर अच्छा लगा तो हम रख लेंगे, और नहीं लगा तो फिर ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैंने बोला ओके। तो मैं गई, मैंने वहाँ पे स्क्रीन टेस्ट दिया। और वो स्क्रीन टेस्ट जब मैं जा रही थी, तो मैं अपने दिमाग में सोच रही थी यार, यू हैव टू बिलीव मेगा दैट यू आर इन अ रियल टेलीविजन, यू आर ऑन अ रियल टेलीविजन, और आप एक्चुअल शूट कर रहे हो। तो याद करो कितने कितने शोज देखे, उसमें होस्ट क्या क्या बोलते हैं ऐसे। तो मैंने वो शॉट किया उनके साथ में। उन्होंने 2 डिशेस बनाई, और वो चल रहा था, मुझे लग रहा है स्क्रीन टेस्ट चल रहा है, पर वो एक्चुअली फाइनल शॉट, उन्होंने उसको एज अ फाइनल शॉट एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला नहीं नहीं बहुत अच्छा था, तो हम इसको एज अ फाइनल शॉट रखते हैं और हम यही टीवी पे चलाएंगे। तो मैं बहुत खुश हुई आई थिंक, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था टीवी के लिए। बट इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आई विल स्टिल से कि दैट वॉज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड नाइव काइंड ऑफ एक्सपोजर to the world for me. So I think yeah, that was my favorite.
ओके, सो आई हैव सीन योर फोटो विद कुमार विश्वास जी। आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, कुमार सर ना, ही द वे यू से ही इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड। आप उनके साथ काम करते हो तो आपको बहुत सारी और उनकी जो लाइफ के पहलू है ना वो समझने को मिलते हैं। सो अपने अपने राम, उनका एक बहुत फेमस शो है, तो मैंने कई सारे शो अपने अपने राम के होस्ट किए हैं एज अ कोर टीम। तो हम हमेशा जब भी किसी शो के लिए जाते थे तो एक दिन पहले हमारी रिहर्सल्स भी होती थी या दिन में रिहर्सल्स भी होती थी। सो व्हेन यू आर अप एंड क्लोज एंड पर्सनल विद द पर्सन, तो मैं आपको बताऊं कि ही इज सच अ पर्सन कि अगर आप उनके साथ 10 मिनट भी बैठे हो तो शायद आप कुछ ऐसा सीख के आओगे या सुन के आओगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा या सीखा होगा। सो आई हैव हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंसेस with him, even for a moment if you're sitting with him, even at his home if you're sitting with him, he's the same person, he's the same vibrant person. There's a kind of energy that he possess। और आप देखना कोई भी जो व्यक्ति होता है जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी का धनी होता है, उसके आसपास रहने से ही आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव ऑरा फील होता है। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग विच इज इन हिम। आप फील कर सकते हो वहां पे कि हाँ कुछ तो है, समथिंग विच इज देयर विद हिम। सरस्वती जी की तो कृपा है ही उनके पास में, बट ही हैज अ काइंड ऑफ विट एंड ह्यूमर विच जस्ट मेक्स इट अमेजिंग। कहते हैं ना कि अगर आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती हो तो एक खतरनाक लेवल की हिंदी सीख लो आप उतने ही ज्ञानी लगते हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो उनके शो के दौरान मैंने सीखी हैं वहाँ पे, कि मेरी इंग्लिश हिंदी दोनों बचपन से ही ठीक ठाक थी। और बहुत सारे लोगों से भी ऐसे मैं उनके द्वारा मिली जो शायद अंग्रेजी नहीं जानते थे, और हिंदी में उनका महारत था। और पहले हिंदी को इतना ज़्यादा कहते हैं वैल्यू नहीं मिलती थी कुछ समय पहले तक ही। आज जब हम थोड़े से सजग हैं, थोड़े उजागर हैं, तो हमें हिंदी की वैल्यू पता चली। और उस इस काम में डॉक्टर कुमार विश्वास का बहुत बड़ा हाथ है। सारी दुनिया में एक हिंदी जो लैंग्वेज है ना उसका परचम लहराने के लिए भी। सो या ही इज वन अमेजिंग पर्सन। और जब आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी, रिनॉल्ड पर्सनालिटी के साथ जब एंकरिंग करती हैं या जो भी इवेंट करती हैं, तो आप एक नर्वसनेस होती है अंदर, तो आप उसे कैसे फेस करती हैं? मैं आपको बताऊं, एक बार व्हेन आई वाज होस्टिंग G20 ओके। का इवेंट में होस्ट कर रही थी, और ये था गांधीनगर गुजरात में। और मेरे सामने टू नेम अ फ्यू, वर्ल्ड बैंक के चेयरपर्सन बैठे थे, आरबीआई के गवर्नर बैठे हुए थे, निर्मला सीतारमन बैठी हुई थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, अजीत डोवाल थे वहाँ पे। एंड इस तरह के G20 जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठे हुए थे। मतलब ये मैं उस तरह के इवेंट की बात कर रही हूँ। तो वहाँ हमारे पास 3 पेज की स्क्रिप्ट थी जो हमें वहीं से प्रोवाइड हुई थी, और लगभग एक दिन पहले आ चुकी थी। तो मैं तैयार थी पूरी तरह कि हाँ कोई बात नहीं। एंड इतने सारे लोगों में वो एक ही मोमेंट था जब एक ही इंसान के ऊपर स्पॉटलाइट है, व्हेन यू हैव टू स्टार्ट द इवेंट। तो आप ही होते हो स्टेज पे अकेले। बाकी पूरे इवेंट में अगर कोई भी है, चाहे वो आर्टिस्ट हैं या मॉडल हैं, उनके साथ 2-4 लोग तो होते हैं, एंकर अकेला होता है ठीक है। तो ये वो शेर अकेला आता है वाला मोमेंट था। तो जब मैं वहां पे पहुंची तो स्पॉटलाइट मेरे ऊपर थी, है ना। और उसके 10 मिनट पहले क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 10 मिनट पहले कुछ मिनिस्ट्री के कुछ लोग आए, उनकी टीम आई, और वो पहले स्क्रिप्ट मांगते हैं, उनको स्क्रिप्ट पहुंच गई थी, लेकिन दे हैड फाइनल चेंजेस इन इट। अब उन्होंने 10 मिनट पहले आके मुझे इतने बड़े इवेंट के अपनी स्क्रिप्ट में चेंजेस करने को बोला। उन्होंने सारे नाम काट दिए, जितने लोगों के नाम थे उन्होंने बोला कि नाम नहीं लेना है, बाकी स्क्रिप्ट सेम है। अब स्क्रिप्ट वाज नॉट कैसे लीनियर, नाम नहीं थे उसमें, स्क्रिप्ट के बीच बीच में नाम थे सबके। तो अब मुझे जो स्क्रिप्ट है उसको बिना नाम के 3 पेज की स्क्रिप्ट को अगले 10 मिनट में इन लोगों के सामने बोलना था। एंड दैट वाज अ क्रेजी मोमेंट। हाँ, मैं पूरी स्क्रिप्ट में रटती नहीं हूँ कभी भी, मैं समझती हूँ स्क्रिप्ट को और उसके बाद ही उसको डिलीवर करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ आपको जहाँ वर्ड बाउंड होते हो, आपको शब्द बाय शब्द ही चलना होता है। वो उनमें से एक इवेंट था। मैं स्टेज पे पहुंची, वो स्पॉटलाइट मेरे ऊपर थी, एंड आई प्रेड लाइक 2 मिनट्स बिफोर द इवेंट कि यार भगवान ये मोमेंट है। और उस टाइम मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, यार देर आर सो मेनी पीपल, देर आर सो मेनी वर्ल्ड लीडर जो अपने सामने आते हैं और जो मन में है वो कहते हैं और एक बहुत इन्फ्लुएंशियल स्पीच दे के भी जाते हैं। तो आई शुड नॉट फील इन्फीरियर, मुझे अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। मुझे भी समझना चाहिए कि हाँ, जब
और उनसे भी गलती हो जाती है, तो इंसान हूँ, गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, पहले अपने आप को माफ़ करो, ये सबसे बड़ी कला होती है कि अपने आप को पहले ही माफ़ कर दो, भाई हो भी गया तो इतना घबराने की बात नहीं है। दैट इज़ हाउ यू काम योर सेल्फ डाउन। एंड देन आई वेंट ऑन द स्टेज, और मैंने वो पूरा किया, और मैं वापस आई, मैं बैक स्टेज आके, उन्होंने तो सिर्फ मेरी बैग देखी जब मैं वापस आ रही थी। मैं फील कर सकती हूँ कि उस टाइम मैं कितनी रिलीफ मैं वापस गई हूँ स्टेज के पीछे। जो स्टेज के पीछे खड़े हुए थे लोग, उन्होंने बोला यार यू डिड वेल, बहुत अच्छा हुआ। मैंने बोला नाउ गिव मी 10 seconds टू सेटल डाउन एंड ग्रैस्प कि हाँ ये चलो सब सही हुआ। सो हैपेंस, तो अपने आप को पहले ही माफ कर दो, कोई बात नहीं, कोई गलती वलती हो गई है तो सब इंसान है, सबसे होती है गलती। लोगों से नेशनल टेलीविजन पे गलती हो जाती है जिसको मिटा नहीं सकते। यू स्टिल हैव टाइम, सो इट्स फाइन। ओके मैम, सो ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है जो एक एंकर को एंकर बनाता है, वरना किसी इवेंट में भी कोई भी अपना पोडियम लेके बात करना शुरू कर सकता है। सो ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि आपको उनके साइकोलॉजिकल बटन को दबाना होता है। आप वो बात करो जिसके लिए वो वहाँ पे आए हैं। अगर वो किसी कंपनी के लिए आए हैं तो आपको उसको अपने ह्यूमर को कंपनी के नॉलेज के साथ जोड़ के कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करना होता है। यू शुड कीप एन आई कॉन्टैक्ट ऑलवेज विद द इंटायर ऑडियंस। आप पूछोगे 10 लाख लोग बैठे होंगे मैम, तो आई कॉन्टैक्ट कैसे करें? इट्स वेरी सिंपल। व्हेन यू आर ऑन स्टेज, आप बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आप बोलते हो कि गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दो तरीके होते हैं गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन बोलने के। एक तो आप अपना जो आपके हाथ में स्क्रिप्ट है उसे देख के बोलो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी विल स्टार्ट दिस इवेंट। या तो आप सामने देखो, ये तो कितनी सिंपल लाइन है, इसको याद करने की तो जरूरत नहीं है। शायद आपको उसके बाद की स्क्रिप्ट पढ़नी हो, लेकिन स्टार्ट जो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये इवेंट्स में ही होता है और ये होता है जब आप स्टेज पे आते हो। मेक एन आई कांटेक्ट विद योर ऑडियंस, आप उनको देखो, अच्छे से देखो, दूर तक देखो कि यार कौन कौन आया है। पास अ स्माइल टू द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द फ्रंट रो, क्योंकि भाई कोई इंपॉर्टेंट उनके गेस्ट होंगे, वो फ्रंट रो पे बैठे होंगे। एंड देन व्हेन यू से गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, तो दिस इज हाउ दे विल फील। चाहे दो लोग भी अगर आपको देख के स्माइल बैक करते हैं ना, दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो, दिस विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस ऑल्सो, कि चलो वो सही जगह पे हैं, यहाँ वो बोर नहीं होने वाले। there's somebody on stage who is here to talk। तो आप बीच बीच में आप अपनी ऑडियंस से बात करें, जनरल बात पूछ लें कि आपको यहाँ के कैसा लग रहा है, आप ठीक है, मतलब यू डोंट हैव टू गो डाउन ऑन स्टेज एंड टॉक। आप स्टेज से भी बातें कर सकते हो, है ना, टू कीप देम एंगेज। आप उन्हें ज़्यादा देर तक अगर आप ऑडियंस से इंटरेक्ट नहीं करोगे, ऑडियंस विल बी बोर्ड, दे विल ईदर लीव सून और दे विल स्लीप। तो वो हो सकता है इवेंट के बीच में खर्राटों की आवाज़ आने लगे, तो यू शुड नॉट डू इट। एंड सेकेंड, टू कीप देम एंगेज्ड, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी किसान ग्रुप का इवेंट होस्ट कर रही हूँ, वो सुनना चाहते हैं कुछ अच्छी बातें उनके लिए। जनरली दे आर द पीपल हु डोंट गेट अ लॉट ऑफ फेम, बट दे डू द मोस्ट फॉर अस। तो आप उनको प्रेज कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए, वो तारीफ के लायक हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, वो भूलनी नहीं चाहिए। इफ द ऑडियंस इज टू बी प्रेज्ड, प्रेज देम, मेक देम अप्रिशिएट देम सेल्स। कभी कभी तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप एक दूसरे की पीठ थपथपा लो, क्योंकि आप यहाँ तक आए हो। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट कीप देम अवेक। उनसे बातें करते रहो, तो दे विल रिमेन एंगेज्ड। ओके, सो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर फील्ड में, आई थिंक। और जब हम ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वॉइस मॉड्यूलेशन क्या रोल प्ले करता है? मतलब वो एंजॉय करते हैं? मतलब अगर हम नॉर्मल बात करेंगे तो डेफिनेटली दे गेट बोर्ड, और अगर हम मॉड्यूलेट वे में बात करें तो वो एंजॉय भी करते हैं इवेंट को। तो आप मतलब उसमें क्या कुछ अपना सजेशन देना चाहते हैं? आई मीन सी वॉइस मॉड्यूलेशन एज इन आप वॉइस का टोन बदलने की बात कर रहे हैं या वॉइस की क्वालिटी बदलने की बात कर रहे हैं? क्वालिटी और एक जो मॉड्यूलेटेड वे होता है हमारा बोलने का तरीका। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एंकर हो तो आपको एक सभ्य तरीके से बोलना तो पड़ेगा ही। अगर आप घर में बैठ के आप बोलते हो कि अरे ब्रो चल चाय लेके आ, तो आप ये जाके इवेंट में नहीं बोल सकते। आपको इवेंट में डेफिनेटली ये बोलना पड़ेगा कि मेरा बहुत मन है चाय पीने का, तो मैं चाय पीना चाहती हूँ, मैं इस तरीके से ही बोलूँगी। और तो ये तरीके हैं। आपको वॉइस मॉड्यूलेट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी वॉइस को पतला कर लो या अपनी वॉइस को भारी कर लो, है ना। आप किसी भी तरह की आवाज में देर तक बात करोगे तो वो ऑडियंस बोर होगी। वॉइस मॉड्यूलेशन से मैं जो समझती हूँ, मैं जो करती हूँ कि यू हैव टू पुट एम्फेसिस ऑन द करेक्ट वर्ड्स। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैं बोलूँगी कि दे हैव डन दिस, दे हैव डन दैट। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बचा के रखी है मैंने, कि ये जिनके बारे में बात कर रही हूँ ही इज़ अ सुपरस्टार। तो मैं बोलूँगी भाई
that man who's going to come here is an actual superstar. तो मतलब ये समझ में आ रहा है ना लोगों की कि यार कुछ तो एक्साइटिंग हो रहा है. यहाँ मैं ये भी बोल सकती थी कि द मैन हु इज कमिंग हियर इज अ सुपरस्टार. तो ये तरीका है आपको वॉइस मॉड्यूलेशन में जो इमोशंस लिखे हुए हैं वो इमोशंस आपके चेहरे पे नजर आने चाहिए. दिस इज द जॉब ऑफ एन एंकर कि आपको दूर से भी इंसान देख के शायद आपका वर्ड अगर स्किप कर गया हो सुनना तो आपको देख के वो बता सकता है यार समथिंग एक्साइटिंग इज गोइंग टू हैपन और शी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग. ओके, सो अब लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो भी हमारी ऑडियंस ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग भी एंकर बनना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या सजेशंस हैं आपके? गो फॉर इट. बहुत कम एंकर्स हैं और हमें चाहिए अच्छे एंकर्स. वी रियली नीड गुड एंकर्स इन दिस कंट्री. और इसलिए भी बहुत हमारे देश के लिए भी आप प्लीज़ ये करो क्योंकि बहुत कम एंकर्स हैं जो अच्छा काम लोकली कर पाते हैं. और लोकल जो नॉलेज है ना वो सारी दुनिया तक पहुंचाने का काम एक अच्छा वक्ता कर सकता है, एक अच्छा ओरेटर कर सकता है. तो अगर जैसे मैं भोपाल में हूँ और भोपाल से कोई अच्छा एंकर है, प्राची है, तो प्राची हमारे भोपाल की बातें बिकॉज शी इज़ एन एंकर वो ज़्यादा अच्छे से दुनिया को बता पाएगी. तो मैं चाहती हूँ हर शहर से बहुत सारे एंकर्स, छोटे छोटे गाँव से भी बहुत सारे एंकर्स निकल के आएँ जो हमारे देश के बारे में और अच्छा कंटेंट बनाए और दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो. सो आई रियली वांट टू से कि एंड दिस इज अ गुड प्रोफेशन, इट इज़ अ प्रोमिनेंट प्रोफेशन. ये पहले नहीं था, अब है क्योंकि आपको हर प्लेटफॉर्म पे एक नई नॉलेज मिल सकती है. पहले सिर्फ टेलीविजन था हमारे पास और एक तरह का कंटेंट था. वी हैव ओटीटी, वी हैव यूट्यूब, वी हैव इंस्टाग्राम, फेसबुक. फॉरेन कंट्री में टिकटॉक चलता है. तो numerous options, numerous possibilities, and a lot of money because businesses can't promote themselves. वो चाहते हैं कि उन्हें प्रमोट करने के लिए कोई हो. तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी. आप खुद चाहें तो एज अ प्रोमिनेंट प्रोफेशन और एज अ फ्रीलांसर आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं. ओके, सो एनी फीडबैक फॉर मी? Prachi is a very good anchor, and the best thing that she did in life is one, uh, being born, two, being an anchor, three, meeting me, and four, that she has got a bright and beautiful smile. तो वो सारी दुनिया में जाके इसे स्प्रेड कर रही है. इससे अच्छा काम क्या हो सकता है. सो वेरी गुड प्राची. ओके, थैंक यू सो मच. ओके मैम, सो वी आर केम अप विद दिस न्यू कॉन्सेप्ट वॉइस ऑफ भोपाल. तो आपको ये कैसा लग रहा है, ये जो नया कॉन्सेप्ट अभी आया है भोपाल में, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने वॉइस ऑफ भोपाल स्टार्ट किया. मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बोला ना कि मैं चाहती हूँ बहुत सारे एंकर्स आए, इनफैक्ट हर शहर और गांव से आए और अपने अपने शहर और गांव की एक वॉइस बनाए. और उसके लिए आप वॉइस ऑफ भोपाल से कांटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हियर. तो वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कैसे उसको और बेहतर करें. तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है भोपाल. मैं पर्सनली इसे एक पीस कैपिटल ऑफ इंडिया कहती हूँ. लोग इसे बहुत पीसफुल रिटायरमेंट सिटी कहते हैं. सो आई से दिस इज़ अ पीस कैपिटल ऑफ आवर वंडरफुल नेशन इंडिया. भोपाल में आपको सब कुछ मिलेगा. ये तालों का शहर भी है और यहाँ बहुत बेहतरीन लोग रहते हैं. यहीं की लैंग्वेज में बात कर रही हूँ. बेहतरीन लोग रहते हैं यहाँ पे और सुकून पसंद लोग रहते हैं. हमारे पास सब कुछ है ना भोपाल में. हमारे पास प्राची, वी हैव एवरीथिंग. आई मीन आपको सुकून चाहिए तो हमारे पास बड़ा छोटा तालाब है. बड़े सुकून के लिए बड़ा तालाब, छोटे सुकून के लिए छोटा तालाब. प्लस आपको अगर you want to buy brands, you want to roam around this beautiful city, we have it all. We have pet dogs also at home. और हमारे पास जंगली शेर भी हैं. हमारे शहर में ही घूमते नजर आ जाते हैं कभी भी. सो इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी. इट नीडेड अ वॉइस. सो थैंक यू वॉइस ऑफ भोपाल. पूरे भोपाल की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. ओके, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. मतलब आपके साथ बात करके लिटरली आई फील वेरी गुड. और आपकी जो वाइब है ना, वही मतलब बहुत एनर्जेटिक वाइब है. मतलब मैं स्टार्टिंग में जब आई फील वेरी नर्वस कि क्या होगा, फर्स्ट टाइम है मैम से इंटरेक्ट करना, बट यू फील वेरी कंफर्टेबल मी. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग वॉइस ऑफ भोपाल.